नमस्कार, लाइव इंडिया में आपका स्वागत है। मैंने सम्राट। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महाकुंभ 2025 पर कहा कि हर विभाग ने अपने स्तर पर इस आयोजन में भरपूर सहयोग किया। उन्होंने कहा कि आज महाकुंभ के बहाने प्रयागराज एक स्मार्ट सिटी के रूप में चमक रहा है। उन्होंने कहा कि मैं प्रयागराज वासियों का भी अभिनंदन करूंगा कि उन्होंने पिछले 2 महीनों के अंदर बिना किसी संकोच के इस आयोजन को अपने घर का आयोजन माना। सफलता की नई ऊंचाई तक पहुंचाने के लिए प्राण प्रण से जुटे थे। रेलवे है, सिविल एविएशन है, पैरामिलिट्री है, यानी हर विभाग ने अपने स्तर पर इस आयोजन में भरपूर सपोर्ट किया, सहयोग किया और इसमें आर्थिक रूप से भी सहयोग करते हुए प्रयागराज की कायाकल्प को करने के लिए सड़क परिवहन मंत्रालय ने भी जो योगदान किया, आज महाकुंभ के बहाने प्रयागराज सिटी एक आधुनिक सिटी और स्मार्ट सिटी के रूप में चमक रही है। मैं जब यहां पर आपका अभिनंदन कर रहा हूं तो मैं इसके लिए आज प्रयागराज वासियों का भी अभिनंदन करूंगा, जिन्होंने पिछले 2 महीनों के अंदर बिना किसी संकोच के इस पूरे आयोजन को अपने घर का आयोजन माना। मुझे मालूम है जिस सिटी में 20 से 25 लाख लोग रहते हैं, उस सिटी में अचानक 5 करोड़ 8 करोड़ लोग आ जाएंगे, क्या स्थिति होगी। जिस घर में 5 सदस्य रहते हैं, अचानक 10 लोग आ जाए तो हालत खराब होती है। आगे बढ़ेंगे। जेडीयू नेता राजीव रंजन प्रसाद ने बिहार मंत्रिमंडल विस्तार पर कहा है कि इस विस्तार को लेकर जो कोहराम मच रहा है यह राजनीतिक तौर पर हमारे विरोधियों की अपरिपक्वता को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि पहले जिन मंत्रियों के पास विभाग ज्यादा थे उन विभागों को हस्तांतरित किया जाएगा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए एक बड़े लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है। स्पष्ट है कि मिलकर लड़े तो विपक्ष मुश्किल से 18 सीट जीत पाएगी। देखिए, सबसे पहले इस विस्तार को लेकर के जो कोहराम मच रहा है, ये मैं समझता हूं राजनीतिक तौर पर जो भी हमारे विरोधी हैं उनकी अपरिपक्वता को ही दर्शाता है। सैद्धांतिक सहमति थी जीती हुई सीटों के आधार पर भागीदारी होगी, लेकिन विभागों का वितरण जो परंपरागत तौर पर पिछले गठबंधन में हम लोगों के पास जो विभाग थे और जो भारतीय जनता पार्टी के थे वो उनके पास रहेंगे। इसलिए जो हम लोगों के पास पोर्टफोलियोज हैं वो पूर्ववत हैं। उनके बीच नए मंत्रियों के जो शपथ ग्रहण कराया गया, पहले से जिन मंत्रियों के पास विभाग ज्यादा थे वो उनको हस्तांतरित किए जाएंगे। देखिए, बिहार के करिश्माई मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए जिस तरीके से एक बड़े लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रही है, हम लोगों ने 225 सीटों का लक्ष्य रखा है और मंत्रिपरिषद पूरी तरह से जन अपेक्षाओं के अनुरूप है। जो भागीदारी है सभी वर्गों, जिलों, उनके हितों की रक्षा की दृष्टि से बनाई गई है और इसीलिए इसके जो सांकेतिक तौर पर जो संदेश जाने चाहिए वो जा चुके हैं। और सबसे बड़ी बात है बेशुमार उपलब्धियां, इनका मुकाबला कैसे विपक्ष कर सकता है। ऐसे ही वो जो खस्ताहाल विपक्ष है बिहार का, दरअसल उनके लिए अस्तित्व संकट की स्थिति है और इस बार जब 225 हम जीतेंगे तो 243 की विधानसभा में 18 सीटें अधिकतम हम लोगों के अनुमान के आधार पर विपक्ष को जा सकता है। स्पष्ट है कि अगर मिलकर लड़े तो ये बहुत ही मुश्किल से 18 सीट 20 सीट तक जीत पाएंगे। अगर अलग अलग लड़े, जो चर्चा है कांग्रेस और वहां राष्ट्रीय जनता दल के बीच जिस तरह के अंतर विरोध उभर रहे हैं, तो एक एक सीट के लिए तरसेंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग ने कहा है कि आज दिल्ली की विधानसभा में कैग रिपोर्ट पर चर्चा हो रही है। खजाने की चोरी पर
घोटालेबाजी पर चर्चा होना स्वस्थ लोकतंत्र का आधार है और इस समय की जरूरत है। सरकारी खजाने की बर्बादी का काला चिट्टा देश के सामने आ रहा है। अरविंद केजरीवाल की सरकार ने पाठशाला खोलने के बजाय दिल्ली में मधुशाला खोल डाली। बीजेपी की दिल्ली सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ इस मुद्दे को जनता के सामने लाएगी और सुनिश्चित करेगी कि भ्रष्टाचारियों को कठोर सजा मिले, गरीबों का धन लूटने वाले बख्शे नहीं जाएंगे। आज दिल्ली की विधानसभा में कैग की रिपोर्ट पर चर्चा हो रही है। खजाने की चोरी पर, घोटालेबाजी पर चर्चा होना स्वस्थ लोकतंत्र का आधार है और इस समय की जरूरत है। केजरीवाल का कुशासन, आम आदमी पार्टी की लूट, घोटाले, षड्यंत्र, सरकारी खजाने की बर्बादी का काला चिट्ठा देश के सामने आ रहा है। केजरीवाल सरकार ने पाठशाला खोलने के नाम पर दिल्ली में मधुशाला खोल डाली। उनकी सरकार और कथनी की करनी में दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। भाजपा की दिल्ली की सरकार पूरी तरह प्रतिबद्धता के साथ इस मुद्दे को जनता के सामने ले आएगी और सुनिश्चित करेगी कि भ्रष्टाचारियों को कठोर सजा मिले, गरीबों का धन लूटने वाले बख्शे नहीं जाएंगे। आगे बढ़ेंगे। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने पुणे दुष्कर्म मामले पर कहा कि पुणे में एक गंभीर हादसा हुआ है। वहां एक बस में महिला के साथ दुष्कर्म किया गया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने पुलिस को आदेश दे दिए हैं कि पुलिस पूरी जांच कर रही है। आरोपियों को फांसी होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि आरोपियों को फांसी होनी चाहिए और ऐसी कोई घटना दोबारा न घटे, उसके लिए सभी राजनीतिक दलों को प्रयास करना चाहिए। पुणे में जो भी हादसा हुआ है बहुत बड़ा गंभीर है। पुणे में स्वारगेट एक बस स्टेशन है, वहाँ की बस में एक महिला पर बलात्कार हुआ है। ये घटना बहुत बड़ी दुर्दैवी है और बहुत बड़ी गुस्सा आने वाली घटना है। तो मुझे लगता है कि माननीय देवेंद्र फडणवीस जो हमारे मुख्यमंत्री है, उन्होंने आदेश दिए हैं पुलिस को और पुलिस पूरी जांच कर रही है। मैं इस घटना का निषेध करता हूँ। जो आरोपी उनके ऊपर फांसी होनी चाहिए और दोबारा इसी तरह घटनाएं ना घटे, उसके लिए सभी एनजीओज ने, सभी पॉलिटिकल पार्टियों ने प्रयत्न करने की आवश्यकता है। ऐसी वासना बढ़ती जा रही है। ऐसी वासना पूरे अपने इमेज को खराब कर रही है, अपने देश को बदनाम कर रही है और इसीलिए ऐसे घटना करने वालों को बहुत बड़ा सबक सिखाना चाहिए और ऐसे लोगों को और बाइकआउट डालना चाहिए। इसी तरह की हमारी मांग है। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने पुणे दुष्कर्म मामले पर कहा कि पुणे में हुई घटना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण और निंदनीय है। उन्होंने कहा कि मैंने इस घटना के संबंध में खुद पुलिस आयुक्त से बात की है और हमारे मुख्यमंत्री भी इस घटना की ओर लगातार ध्यान दे रहे हैं। आरोपी को जल्द से जल्द पकड़ा जाएगा। ये घटना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, निंदनीय है और इसलिए कि वो उसको मैंने खुद ही पुलिस आयुक्त जी से भी बात की, हमारे मुख्यमंत्री जी उसके ऊपर लगातार ध्यान दे रहे हैं और उन्होंने भी आदेश पुलिस आयुक्त को दिया है। पालक मंत्री अजीत दादा भी इसका फॉलोअप ले रहे हैं और इसमें इसको जल्द से जल्द पकड़ा जाएगा, उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। हमारी लाडली बहनों योजना के लिए 50% एसटी में हमने सहूलियत भी दी और ऐसे कोई नराधम जो गुनाहगार ऐसे गुनाह करता होगा, तो हमारे लाडली बहनों के ऊपर अत्याचार करता होगा, तो उसको बिल्कुल बख्शा नहीं जाएगा। उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाएगी, उसको फांसी की सजा मिलनी चाहिए। ऐसे गुनाहगारों को ऐसी भूमिका सरकार की है। बिहार पुलिस मुख्यालय ने सख्त आदेश जारी किया है कि वर्दी पहनकर कोई भी वीडियो या रील्स कोई पुलिसकर्मी या पुलिस पदाधिकारी नहीं बनाते हैं तो उन पर सख्ती, अगर वो बनाते हैं तो उस पर सख्ती से कार्रवाई होगी। लेकिन पुलिस मुख्यालय के आदेशों की धज्जियां उड़ाते हुए मोतिहारी की एक महिला दारोगा का वर्दी में रील्स बनाने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। जैसा कि तस्वीरों में आप देख रहे हैं, ये महिला पुलिसकर्मी अपने काम की वजह से नहीं बल्कि ड्यूटी के दौरान रील्स बनाने के कारण जिले भर में सुर्खियों में है। महिला दारोगा ड्यूटी से ज़्यादा रील्स बनाने के लिए मशहूर हैं, चाहे ऑन ड्यूटी वो काम के लिए गई हों या फिर बैंक के इंस्पेक्शन में गई हों। दारोगा मैडम को रील्स बनाना बेहद ही पसंद है। हद तो ये हो गई कि ये महिला दारोगा की वर्दी में वो भी सरकारी गाड़ी में बिना रोक टोक के रील्स बनाने में व्यस्त रहती हैं। देखिए, पुलिस मुख्यालय का स्पष्ट निर्देश है कि किसी भी पुलिसकर्मी को, सिपाही हो या पदाधिकारी हो,
उनको वर्दी में रील्स नहीं बनाना है और उस रील्स को सोशल मीडिया पे शेयर नहीं करना है। और ऐसा करते हुए अगर कोई पदाधिकारी या कर्मी पाए जाते हैं तो उन पर कार्रवाई की जाएगी। इसी के साथ साथ ये भी स्पष्ट निर्देश है कि ड्यूटी के समय मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल सिपाही नहीं करेंगे और अगर इस तरह की स्थिति आती है तो हम उन लोग पे कड़ी कार्रवाई करेंगे। आरपी का एक मामला है उसमें PSI है प्रियंका गुप्ता, हम लोग जांच करा लेंगे। जांच के पश्चात जो है उसमें विधिवत कार्रवाई की जाएगी। पहली बार यहाँ पे रैली मेला लग रहा है, मेला सुरक्षा को लेकर। एक तरफ राज्य सरकार महादलित परिवारों को उत्थान के लिए लगातार प्रयास कर रही है, बिहार की बात कर रहे हैं, वहीं नालंदा जिले के बेन प्रखंड के अकौना पंचायत के जनारो गांव में महादलित परिवारों को सड़क निर्माण के नाम पर बेघर किए जाने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि जनारो मुख्य सड़क से खंधा तक सड़क का निर्माण कराया जा रहा है, जहां पैन किनारे 40 वर्षों से बसे करीब 35 से अधिक महादलित मांझी परिवार को जबरन हटाया जा रहा है। कुछ लोगों को के घर तोड़ दिए गए हैं तो कई लोगों को जल्द से जल्द घर खाली करने का आदेश दिया गया है, जिससे महादलित मांझी परिवार परेशान है। वहीं स्थानीय मुखिया ने भी महादलित परिवार को बेघर किए जाने पर कड़ी नाराजगी जताई है। दिक्कत होला घर दुआर तोड़ ताड़ के हुआ खाए खाता देने फेंक दिल कन हमनी कहाँ जीवन कहाँ रहवन हमनी बाल बच्चा हम दुनिया भर के। ते कौन गांव है? जनारो गांव है। तो नोटिस ना मिल रहा पहले? नोटिस कुछ नहीं लेना है, इसी अपना मर्जी से कलकन की हटा लीजिए नहीं तो डोजर चलेगा। डोजर चलने के वजह से पहले हम लोग के हटाने का दिया कि ऐसे हम नहीं बदलाम होंगे, ऐसे अपने अपने हटा लेगा तो ऐसे अपना अपनी न बदलाम होगा। ऐसे डोजर नहीं चलाइए इसलिए। छोटा छोटा बच्चा लोग कहाँ जाएंगे अब? जहाँ मन है जहाँ बोल रहा कि जहाँ जाके अपरा है हम नहीं देंगे कुछ भी नहीं, हम खाली रोड निकालेंगे बस और कुछ नहीं। जहाँ जाके अपना रहिए। और छोटा छोटा बाल बच्चा है सर, कहाँ पर रहेंगे हम लोग? की नाम बोले तेरा? सुलेखा देवी। मामला है जो महादलित परिवारों को हटाया जा रहा है नोटिस। देखिए, अकौना पंचायत का जनारो गांव है, जहां सदियों से वहां मांझी समाज के लोग करीब 50-60 घर, अकौना जनारो नहीं बल्कि पूरे बिहार में देखते होंगे कि मांझी समाज के लोग अहरा के किनारे जो गरमजुरवा जमीन होता था उस पर बसने का काम करते थे। सरकार के द्वारा विगत 5-6 महीना पहले 8 आदमी को जमीन का पर्चा दिया गया, ये आप लोग जाकर के वहां बना लीजिए। लेकिन ये संभव है कि जो जहां टाल है एकदम मैंने कौना और विश्व विहार के बीच में वो गांव पड़ता है, जहां के दोनों गांव की दूरी 1 किलोमीटर है, वहां बुनियादी समस्या नाम का कोई चीज नहीं है। वहां वो लोग जाकर के कैसे बच सकता है, वहां जाकर के वो लोग कैसे रह सकता है? सरकार इस पर उनको ध्यान देती, सरकार वहां बुनियादी समस्याओं को हल करती, उसके बाद उन लोग को बसाने का काम करती। और एक बैग आकर के वो लोग बुलडोजर वगैरह थी जेसीबी से ढा करके उन लोग के घर वगैरह रोड बनाने का काम करे। रोड ठीक है, विकास का एक अच्छा माध्यम है, लेकिन साथ साथ जो बसे हुए लोग हैं 40-50 घर हैं, उन लोग को ही बसा करके उसके बाद रोड का काम किया जाता तो अच्छा रहता। क्या नोटिस नहीं किया था? कोई जानकारी नहीं? नहीं, जानकारी उन लोग को नहीं मिला था। वो लोग के 8 परिवार को सिर्फ मिला था कि आप यहाँ से हट करके आप चले जाइए, जाकर के अकौना में एक खंधा है वहां पर जाकर के अपना घर बना लिए। कहां से बना लेगा वो लोग? गरीब आदमी जो 2 शाम के रोटी के लिए जूझ रहा है वो घर जाके कहां से बना लेगा? सरकार को चाहिए था कि घर बना देता, वहां बिजली पानी की व्यवस्था कर देता है, उसके बाद वहां से उन लोग को विस्थापित कर देता। लोगों को बेघर कर दिया गया। बेघर कर दिया गया। और अभी वो लोग सामान और ये गर्मी जाड़ा के दिन में वो रहेगा कैसे? सबसे बड़ी समस्या ये है। कितना परिवार परेशान? करीब वहां 30-40 परिवार परेशान है, 30-40 घर वहां है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अभय सिंह है, अकौना मुखिया है। बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने राजद नेता तेजस्वी यादव के बयान पर कहा है कि एक बात उन्हें तेजस्वी यादव पर हमला बोला। उन्होंने एक बात कहा है कि तेजस्वी यादव याद करें कि उनके लालू प्रसाद यादव के शासनकाल की बात किया है। उन्होंने कहा है कि उस जमाने में किसी को आरक्षण मिला, जब उन्होंने आरक्षण दिया ही नहीं दिया तो वहीं दूसरी तरफ जब नीतीश कुमार आरक्षण दे रहे हैं तो वो विरोध कर रहे हैं। जिस नेता को चारा घोटाले में सज़ा मिली हो
उससे बड़ा आदमखोर कौन हो सकता है? उनको एक बात, जो हमारे लालू प्रसाद यादव जी का शासनकाल था, एक बात उनको याद करना चाहिए कि क्या उनके जमाने में, उनके समय में किसी को आरक्षण मिला क्या? उन्होंने किसी को आरक्षण देने का काम किया क्या? तो जब वो आरक्षण देने का काम किए ही नहीं, और आज जब नीतीश कुमार जी ने जातीय जनगणना कराया, आरक्षण के लिए चिंता किया, तब वो गाल बजा रहे हैं। इसलिए आदमखोर तो वो लोग हैं जो लोग, इस प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जो नेता चारा खा गया हो, चारा खाने में सजा पाया हो, तो उससे बड़ा आदमखोर कौन हो सकता है? ये दिल्ली विधानसभा में शराब के नियम के तहत सीएजी की रिपोर्ट पर चर्चा होगी। हाँ, आज खुलकर चर्चा होगी। और वैसे भ्रष्टाचारी लोग जो कि चेहरे पे ईमानदारी का नकाब लगाए हुए थे, उन लोगों का जो है आज धीरे धीरे करके खुलासा होगा और भ्रष्टाचारी लोग पकड़े जाएंगे। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव प्रयागराज जंक्शन पहुंचे और रेलवे स्टेशन पर रेलवे अधिकारियों से मुलाकात की। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का धन्यवाद करना चाहता हूं कि जिनके नेतृत्व में इतना भव्य आयोजन हुआ। महाकुंभ के इस सफल आयोजन के लिए सभी कर्मचारियों को, अधिकारियों को धन्यवाद देने के लिए आया हूं। आज हमारे संस्कृति के इस बहुत बड़े महापर्व में सबने मेहनत की, सबने अपना अपना योगदान दिया। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो इतना बड़ा आयोजन हुआ है और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जो इतना शानदार आयोजन हुआ है, इसके लिए मैं सबको धन्यवाद देने आया हूं। और जो इस आयोजन से सीखने को मिला है, उससे हम लगातार इम्प्रूवमेंट करते रहें, लगातार अपने कार्यशैली को सुधारते रहें। मैं साथ ही साथ ये भी धन्यवाद देने आया हूं अपने टीम को कि दिन रात आपने मेहनत की, लगे रहे, और जो प्रधानमंत्री जी ने हमें मार्गदर्शन दिया था, श्रद्धालुओं की श्रद्धा में हम कैसे सहायक बने, कैसे उस सेवा भाव से काम करें, वही सभी ने किया। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा बिहार के मुख्यमंत्री जी को, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को, उनका भी बहुत सहयोग रहा। लगातार माननीय प्रधानमंत्री जी लगातार बारीकी से महाकुंभ में किस तरह से काम हो रहा है उसके बारे में जानकारी लेते रहे, जांच करते रहे, मार्गदर्शन देते रहे। गृह मंत्री जी, मुख्यमंत्री जी लगातार संवाद में रहे। मैं सबको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। का आयोजन हुआ है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। सामाजिक समरसता का, हमारे भारत में, हमारी सभ्यता में एकता का संदेश है। इसमें मैं धन्यवाद देना चाहूँगा माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को, उनके नेतृत्व में इतना जबरदस्त आयोजन हुआ। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी को, इतना अच्छा इसमें आयोजन हुआ। मैं साथ ही धन्यवाद देना चाहूँगा बिहार और मध्य प्रदेश के मान्यवर मुख्यमंत्रियों को भी। सबके सहयोग से रेलवे ने सबका एक साथ मिलकर एक बहुत क्लोज कोऑर्डिनेशन के साथ काम हुआ, और उस क्लोज कोऑर्डिनेशन के कारण जहां हमने 13,000 ट्रेन की प्लानिंग की थी, 16,000 से ज्यादा ट्रेन, 16,000 से ज्यादा ट्रेन चलाई। करीब 4.5 से 5 करोड़ के आसपास श्रद्धालुओं को लेके इसमें संगम में और महाकुंभ के दर्शन के लिए ला पाए। बहुत ही क्लोज कोऑर्डिनेशन रहा राज्य की पुलिस के साथ, आरपीएफ का, जीआरपी का, और जो रैपिड एक्शन फोर्स वगैरह जो लगी, सबका क्लोज कोऑर्डिनेशन रहा। रेलवे के सभी विभागों का बहुत अच्छा क्लोज कोऑर्डिनेशन रहा। इस पूरे समागम में, इस पूरे महाआयोजन 45 दिनों में कोई एसेट, कभी कोई एक भी लोग को फेल नहीं हुआ, कहीं कोई एक भी दिक्कत नहीं आने दी। इस तरह की मेंटेनेंस की बहुत ध्यान रखा गया, और विशेष ध्यान रखा गया कि सब जगह श्रद्धालुओं को, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने हमेशा हमको ये मार्गदर्शन दिया कि इसको आप क्राउड की तरह न समझें, श्रद्धालुओं की श्रद्धा को समझें, और श्रद्धालुओं की श्रद्धा और भक्ति में कैसे हम बढ़ा सकें, उनको कैसे सहयोग कर सकें, उस भावना के साथ काम करें। कई अच्छे इनोवेशंस हुए, जैसे खुसरो बाग का जो होल्डिंग एरिया बना, बहुत बड़ा इनोवेशन था। उसके कारण सर्ज क्राउड जब आया तो उसको मेंटेन करना आसान रहा। जिस तरह के होल्डिंग एरियाज बने, चाहे झूसी में हो, चाहे नैनी में हो, चाहे चौकी में हो, चाहे प्रयागराज जंक्शन में हो, चाहे प्रयाग स्टेशन में हो, उन सब के कारण, होल्डिंग एरियाज के कारण बहुत बेनिफिट मिला।
आपस में विभिन्न सरकारों का और रेलवे का जो कोऑर्डिनेशन रहा उसका भी बहुत लाभ मिला। इस सबसे जो सीखने को मिला है, टीम पूरा उसका एक एनालिसिस भी करेगी और किस तरह से रेलवे के जो ऑपरेशंस मैनुअल्स हैं उनके अंदर एक परमानेंट चेंज लाने के लिए भी व्यवस्था करेंगे, जिससे कि आज से जो लर्निंग आई है, इस महाकुंभ से जो लर्निंग आई है, उस लर्निंग को हम देश के हर जगह जहां पर भी क्राउड, जहां पर भी अचानक पैसेंजर्स का सर्ज आता है, उसको हम संभाल सके, उसको ढंग से मैनेज कर सके। सर, इसमें चुनौतियां क्या है और इसका इम्पैक्ट क्या आगे जाएगा? सबसे बड़ी चुनौतियों में एक विशेष ये था, INS आ जाओ। सबसे बड़ी चुनौतियों में एक सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि किस तरह से जो श्रद्धालु रिटर्न जाने वाले हैं उनको इस तरह से कंट्रोल किया जाए, किस तरह से मैनेज किया जाए कि इस स्टेशन पे लाना है या किसी और स्टेशन पे ले जाना है, इस सब का विशेष ध्यान रखा गया और इसका बहुत लाभ हुआ। जैसे मैंने अभी बताया आपको खुसरो बाग के होल्डिंग एरिया के बना देने से एक सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट आया। FOBs 12-12 मीटर के जो बनाए उसका सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट आया। जो वॉर रूम बनाए गए हर स्टेशन पे, डिवीजन में, जोन में, रेलवे बोर्ड में, उस वॉर रूम से बहुत अच्छा क्लोज कोऑर्डिनेशन हो पाया। किसी भी फील्ड से जो भी इनपुट आता था उस इनपुट के ऊपर तुरंत रेलवे बोर्ड से उसका अप्रूवल, कार्रवाई वो करना, उसका एक बहुत बेनिफिट मिला। तो इस तरह की जो चीजें लर्निंग्स आई है उसका देश भर में लाभ होगा। मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लाइव इंडिया। नमस्कार।